टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज के संगम तट का नज़ारा है, जहां माघ मेला शुरू होते ही कल्पवास की तैयारी भी शुरू हो गई है। जहां लोग अब चूल्हा बना रहे हैं, यहां मट्टी का चूल्हा बनाते हैं। मगर सबसे बड़ी बात इनका कहना है कि जिस तरह से हम काम करते हैं इनको उचित दाम नहीं मिल पाता है और ये चूल्हा में कड़ी मेहनत बनाने के बाद भी सिर्फ 5 रुपये में बिकता है और दुकानदार इसे 30 से 35 रुपये में बेचते हैं। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। आज हम संगम नगरी प्रयागराज के संगम तट पर मौजूद हैं और आप हमारे साथ ये देखिए, यहाँ का एक नज़ारा हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जहाँ बात हमारे देश में स्मार्ट सिटी की होती है और उज्ज्वला योजना की होती है। मगर जब यहाँ पर माघ मेला या कुंभ का आयोजन होता है तो इन्हीं चूल्हे पे कल्पवासी खाना बनाते हैं। सबसे बड़ी बात जो चौंकाने वाली है वो आप भी सुनकर चौंक जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो लोग आप देख सकते हैं ये चूल्हा बना रहे हैं, जिस तरह से ये मेहनत करते हैं इनको दाम भी नहीं मिल पाते हैं। यहाँ से चूल्हा बनकर जाता है और दुकानदार ले जाते हैं, जिनको लाइसेंस मिलता है वो माघ मेले क्षेत्र में इनको बेचते हैं। उनको तो दाम मिल जाता है, मगर जो सुबह से शाम तक इस धूप में कड़ी आप देख सकते हैं मेहनत कर रहे हैं, उनको इसका दाम भी नहीं मिल पाता। हम इनसे बात भी करेंगे कि किस तरह से चूल्हा बनाते हैं और इन्होंने जो दाम बताया है वो बहुत ही बेहद ही चौंकाने वाला है। शायद आपको भी सुन के यकीन नहीं होगा। जो चूल्हा आप देख रहे हैं, इस चूल्हे की कीमत मात्र 5 रुपये है, जो ये दुकानदारों को देते हैं। दुकानदार ज़्यादा दाम पे बेचते हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं, जानकारी चाहेंगे कि किस तरह से आप जो चूल्हा बना रहे हैं यहाँ पर कितने का बेचते हैं और किस तरह से है। हमारे साथ यहाँ पर संतो जी हैं, इनसे हम पूछते हैं। ये बताइए, आप जो चूल्हा बनाती हैं यहाँ पर किस तरह से बनाती हैं और कितनी देर में एक चूल्हा बनता है? घंटा 2 घंटा में बनता है। और क्या एक चूल्हा? एक चूल्हा। तो कितने का ये बिकता है? 5 रुपया। तो आप देख रही हैं जैसे कि बताया इन्होंने यहाँ पर, कि इनसे भी हम बात करते हैं यहाँ पर किस तरह से चूल्हा बिकता है, इनका क्या कहना है। आइए जानते हैं। यहाँ पर और एक हैं। ये बताइए, जो आप लोग चूल्हा यहाँ बनाते हैं किस तरह से बनाते हैं, कितने का बनाते हैं और कितने का ये चूल्हा बिकता है? ये चूल्हा 3 रुपए का बिकता है। मेहनत तो दिन भर इंसान करता रहता है। तो क्या कहेंगे इसको जो सरकार से, कि जिस तरह सरकार उज्ज्वला योजना स्मार्ट सिटी की बात करती है, आप लोग जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं और इसके दाम नहीं मिल पा रहे, क्या कहिएगा? क्या कहें, क्या बस मेहनत दिन भर करते हैं और जब बेचने का टाइम आएगा 2 रुपए 3 रुपए फ़ायदा होगा और क्या होगा। तो ये कितने का बिकता है मेले में? मेले में बिचेगा, मान लो ऐसे खरीद के ले जाने वाले 3 रुपए 2 रुपए में ले जाएंगे और हाथ से बेचेंगे तो 10 रुपए 5 रुपए का बिचेगा। तो जो दुकानदार ले जाते हैं वो कितने का बेचते हैं? उन लोग तो 30 भी बेचते हैं, 30 का 35 का, जैसे जो मिल जाए वैसे वो लोग लूटते तो हैं। ये कल्पवास में यूज़ होता है? हाँ। तो देखिए, आप यहाँ पर जो चूल्हा बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कड़ी धूप में, इनसे आप जान सकते हैं। और इनका जो कहना है कि ये कड़ी धूप में यहाँ पर चूल्हा बनाते हैं और मात्र इतनी मेहनत करने के बाद ये चूल्हा जो है सिर्फ 5 रुपये का इनसे ले जाते हैं लोग। जो कल्पवास में मेले में दुकान लगाते हैं वो 25 से 30 रुपये की दाम पे बेचते हैं। मगर ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्या हमारे देश से आज भी गरीबी ख़त्म हो पाई है? ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है। और आज भी लोग 5 रुपये 6 रुपये में ये चूल्हा बना रहे हैं और किस तरह से अपने घर का जीवन यापन करते होंगे आप खुद समझ सकते हैं। सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज में सामूहिक विवाह के कार्यक्रम के दौरान मंत्री नंदी ने राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा था। साथ ही कहा था कि यूपी में 7 पसंद है पर भी वो फेल हुए और साथ ही उन्होंने पप्पू और पप्पी के लफ्ज़ का भी इस्तेमाल किया था, जिसके बाद अब कांग्रेस के नेता इरशादुल्लाह ने मंत्री नंदी के बयान पर पलटवार किया है। आइए सुनाते क्या कहा था मंत्री नंदी ने, क्या कहा इरशादुल्लाह ने। लोगों के मन में आया कि एक बार सपा आती एक बार बसपा आती, ये दोनों मिल जाएंगे तो बड़ा गजब हो जाएगा। तो देखा आपने कि सपा बसपा इकट्ठे हो गई तो भी कुछ नहीं हुआ। हम प्रचंड बहुमत के साथ आए, ज़्यादा वोटों के साथ आए। यूपी को 7 पसंद है, पप्पू और टीपू दोनों साथ हो गए, फिर भी कुछ नहीं हुआ। नंदी जी जो बयान दिया है ये अपने आप को जो चर्चा में लाने के लिए किया, क्योंकि नंदी जी हमेशा आपदा में अवसर ढूंढते हैं। जब आपदा आई थी तो नंदी जी कहीं दिखाई नहीं दिए और तमाम
ऐसे जो भी मुद्दे रहते हैं ये नंदी जी ऐसे ही, नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी ऐसे ही बोलते रहते हैं, क्योंकि इनको ये जो है भूल गए जब माननीय प्रियंका गांधी के पास गए थे बैठ के, वो टिकट प्रियंका जी से मांग रहे थे, प्रियंका जी ने भी दिया, वो बड़ा दिल करके उनको दिया। और माननीय ये नंदी जी मुलायम सिंह यादव जी के पास भी गए थे, वहाँ भी टिकट मांग रहे थे। इनके पास कोई ऐसे मुद्दे नहीं है, ये हमेशा ऐसे ही बात बोलकर लोगों के बीच में चर्चा में बने रहना चाहिए, क्योंकि नंदी की हैसियत नहीं कि इतने बड़े राष्ट्रीय नेता हमारे राहुल जी के बारे में वो ऐसे ही अजूल फजूल फालतू बात बोलते रहते हैं। हमको इसके बहुत वो नहीं है, लेकिन वो राहुल जी जिनके पास ये बैठे थे, माननीय प्रियंका जी के पास जहाँ बैठे थे, वो टिकट मांग रहे थे, उनके लिए शोभा नहीं देता। आप जहाँ पे हैं वहाँ पे रहें तो अच्छा लगता है, लेकिन बड़े नेताओं के बीच में नहीं बोलना चाहिए। प्रयागराज के उत्तरी मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र में 12 दिन से चल रहे शिल्प मेले का एक नई उम्मीद के साथ माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश सरकार के कर कमलों द्वारा समापन हुआ। कोविड काल में फीकी होगी शिल्पकारों की मुस्कान। इस शिल्प मेले में आए शिल्पकारों के उत्पाद की हुई बिक्री से वापस आ गई। शिल्प मेले में आयोजकों के मुताबिक इस सिलसिले में इस बार लगभग 2.5 करोड़ से अधिक की बिक्री। आयोजकों के मुताबिक इस बार शिल्प मेला इस वजह से भी शिल्पकारों के लिए अलग था। इसमें पहली बार केवल शिल्पकारों को जगह दी गई जो अपना उत्पाद खुद बनाते हैं, ना किसी दूसरे के उत्पादक से खरीद कर यहाँ बिक्री हेतु स्टॉल लगाते हैं। ऐसे में इस बार का शिल्प मेला पूरी तरह से शिल्पकारों पर केंद्रित रहा। देश भर से अलग अलग हिस्से से आए शिल्पकार यहाँ अपने क्षेत्र की बनने वाले अलग अलग वरिष्ठ उत्पाद को लेकर आए थे, जिससे उन्हें यहां अपने स्टॉल पर लगाया था। वहीं सांस्कृतिक केंद्र के निदेशक प्रोफेसर सुरेश शर्मा ने कहा कि संगम नगरी प्रयागराज में लगने वाला ये राष्ट्रीय शिल्प मेला हमारा वार्षिक मेला है जो हर साल लगता है, लेकिन कोविड के चलते 2 साल से ये मेला आयोजित नहीं किया जा रहा था। वहीं गाइडलाइन के आदेश अनुसार इस बार मेले आयोजित किया गया। साथ ही आज समापन के मौके पर उन्होंने ये कहा कि जितना सोचा था उससे कहीं ज़्यादा जनता का सहयोग मिला हस्तशिल्प मेले में। वहीं युवा पीढ़ी को संदेश देते हुए कहा कि अपनी लोक परंपरा, लोक संगीत, लोक नृत्य का भी उनको अवलोकन करना चाहिए ताकि वे देख सकें। यहाँ कहा जाता है भारतवर्ष एक है लेकिन अनेकों को मिलाकर एक है। हमारा वार्षिक जो है कार्यक्रम होता है, वार्षिक मेला है हमारा, लेकिन विगत 2 वर्षों से कोरोना काल में ये संभव नहीं हो पाया और इस वर्ष हमने ये प्रयास किया कि जैसे ही जो आपकी गाइडलाइंस थी वो थोड़ी सी कंट्रोल में आई, हमें इजाज़त मिली, हमने इस कार्यक्रम को, इस समारोह को, इस महोत्सव को आयोजित किया। तो मैं समापन दिवस पर आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारी आशा थी उससे कहीं ज़्यादा हमें रिस्पांस मिला है पब्लिक का हस्तशिल्प मेला में। ये हस्तशिल्प मेला विगत वर्षों से थोड़ा सा अलग करने की हमने कोशिश की है कि जैसे आप देखेंगे, अगर आप हैंडलूम में देखेंगे, आप कपड़ों के अगर बात करें, चादरों की अगर हम बात करें या हस्तशिल्प में वूलन उसकी हम बात कर लें, तो अधिकांशतः क्या होता था कि बीच में हस्तशिल्पकारों से किसी ने ख़रीदा है और फिर वो आकर के यहाँ पे वो मेला में अपने को प्रस्तुत कर रहे हैं या उनकी सामग्रियों को प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये रही कि हम सीधे तौर पे जो है जो शिल्पकार हैं उनका और दर्शकों के बीच में एक पुल का काम करें, बीच में जिसको आप कहते हैं एजेंट या जिसको कहा जाता है कि जो कोशिश किया है, जिससे शिल्पकार अत्यधिक खुश भी हैं। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि इस शिल्प मेला अन्य शिल्प मेलों से हटके इसलिए भी रहा है कि इसमें ऑथेंटिक चीज़ों को लाने की कोशिश की गई है। कुछ शिल्पकार जो अपने उस पर नहीं आ सकते थे उनको हमने अपने खर्चे के ऊपर आमंत्रित किया है। हमने लगभग ऐसे 6 शिल्पकारों को आमंत्रित किया है जिनकी शिल्पकला लगभग लुप्तप्राय हो रही थी, ख़त्म हो रही थी, उसको उनके संरक्षण और संवर्धन की ज़रूरत थी, तो ऐसे लोगों को हमने इनवाइट किया जी। तो ऐसे शिल्पकारों को भी इनवाइट किया और वो ताकि आके मेले में अपने सामान को बेच सकें। दूसरी चीज़ एक और बात है, जो शिल्प मेला जैसे आपका दिल्ली का लाजपत नगर मार्केट कह लीजिए या करोल बाग मार्केट कह लीजिए या चांदनी चौक मार्केट कह लीजिए, वो उस तरह से ये थोड़े सा इसका कहा जाए स्वरूप हो चुका था।
आज का जो समापन दिवस हमारा रहा, ये महामहिम जो हमारी हैं राज्यपाल महोदया, उनके कर कमलों से ये समापन हो रहा है। और वो भौतिक रूप से तो हमारे बीच में नहीं उपस्थित हो पाई, लेकिन वो ऑनलाइन हमारे बीच में उपस्थित रहे। उनके ही संभाषण से हमने आज का अपना जो समापन दिवस का अंतिम दिवस हमारा रहा है वो हमने जो संपूर्ण किया है। लगभग हमारे पास 27 राज्यों से लोग आए हुए हैं। टोटल 148 जो है वो हमारी शॉप्स नहीं है, वो सारी की सारी 148 शॉप्स होंगी। पर्पज़ हमारा ये है कि जो जनजातीय हमारे शिल्पकार हैं, जो हमारे ट्राइब्स के या फोक के, या जो हमारी मतलब परंपरा या हमारी जो विरासत है, उसको हम यहाँ पे उपस्थित करने की कोशिश करें, ठीक है ना, ताकि वो देख सकें कि जो कहा जाता है कि भारतवर्ष एक है लेकिन अनेकों को मिला के एक। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब का 2022 की कार्यकारिणी का चुनाव उसके स्थापना दिवस पर संपन्न हुआ। चुनाव में विवेक पांडे अध्यक्ष, परवीन मिश्रा सचिव चुने गए। 1 वर्ष के लिए कार्यकाल के लिए ये कार्यकारिणी कार्य करेगी। उद्घोषणा क्लब के संयोजक और चुनाव अधिकारी वीरेंद्र पाठक ने की। 2007 में स्थापित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कार्य करने वाले लोगों को मात्र संस्था है। हर वर्ष अध्यक्ष और सचिव बदल जाते हैं। नए लोगों को काम करने, नेतृत्व करने का अवसर मिलता है। अध्यक्ष और सचिव पद के लिए दो लोगों ने नामांकन किया था, किंतु बाद में दोनों लोगों ने अपना नाम वापस ले लिया। कार्यकारिणी के अन्य पदों के लिए कोर कमेटी ने सहभागिता के आधार पर निम्न लोगों को मनोनीत किया, जहां अध्यक्ष विवेक पांडे बने, उपाध्यक्ष राजेंद्र गुप्त, अजीत सिंह, सचिव परवीन मिश्रा, संयुक्त सचिव पीयूष पांडे, कोषाध्यक्ष पंकज श्रीवास्तव, सह कोषाध्यक्ष अरविंद सिंह, प्रकाशन सचिव अनुराग शुक्ला, कार्यालय प्रभारी धीरज कुमार, कुलदीप शुक्ला, कार्यकारिणी सदस्य शम्स ताज, पवन उपाध्याय, राघवेंद्र, सैयद मोहम्मद आमिर, आशीष भट्ट। इस अवसर पर कोर कमेटी के दिनेश त्रिपाठी सहित क्लब के अनेक लोग मौजूद थे। सभी कार्यकारिणी के सदस्यों को संयोजक वीरेंद्र पाठक व कोर कमेटी के सदस्य दिनेश त्रिपाठी ने माल्यार्पण कर उनके नाम की घोषणा की। इस अवसर पर कार्यकारिणी के लोगों ने क्लब के प्रति अपनी प्रतिष्ठा दोहराई तथा कहा कि संगठन को और मजबूत कर प्रदेश स्तर तक इसका विस्तार किया जाएगा। संगम नगरी प्रयागराज में निषाद पार्टी द्वारा संगम तट पर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश प्रवक्ता धनंजय कुमार निषाद शामिल हुए और आगामी 17 तारीख को होने वाली रैली को लेकर मंथन किया गया। साथ ही इस रैली में अमित शाह भी भाग लेंगे। रामा देवी पार्क में होने वाली इस रैली को लेकर मछुआरा समाज को इकट्ठा करने के लिए सभा की गई। संगम तट पर नावों में बैठक की गई। आइए सुनाते हैं क्या कहना है प्रदेश प्रवक्ता धनंजय कुमार निषाद का। द्वारा ये संगम में आज आप लोग क्या कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं सभी मीडिया बंधुओं को धन्यवाद देना चाहता हूं, और आप देखे होंगे कि आज इस बैठक में हमारे साथ जिला अध्यक्ष राम टहल निषाद जी, हमारे यहाँ बच्चा निषाद जी, जगदीश निषाद जी, शेखर निषाद जी महासचिव। करने का उद्देश्य है कि 17 दिसंबर को जो एक रैली होनी है रामाबाई पार्क में, उस रैली के लिए सभी नाविक लोगों को, हम लोगों को इकट्ठा करके उस रैली को हम लोग को ऐतिहासिक रैली बनानी। ये मेरे डॉक्टर संजय कुमार निषाद माननी का एक सपना है कि उसको ऐतिहासिक रैली बनाया जाए, इसीलिए इस बैठक का हम लोगों ने आयोजन किया है। रैली में समर्थन भी दिया जाएगा किसी को? रैली की जो 17 दिसंबर को की जाएगी उसमें गृह मंत्री अमित शाह, माननीय अमित शाह जी रहेंगे, और सभी वर्ग, सभी युवा वर्ग, सभी नौजवान, सभी जाति के लोकप्रिय नेता श्री आदित्य योगीनाथ, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार भी उस गरिमा में उपस्थिति उस रैली में उनकी भी रहेगी। लंबे समय से ये जो मछुआरा समाज है आरक्षण की मांग कर रहा था, अब जाकर एक उम्मीद जगी है कि आरक्षण शायद उनको मिल जाए, तो कैसी खुशी की लहर है, या कैसा अब उनकी इस मन में कैसा लग रहा है आरक्षण पूरा होने के? देखिए, बहुत ज़्यादा खुशी की बात है, और मछुआ समाज के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आरक्षण की सौगात देने के लिए माननीय अमित शाह गृह मंत्री उस रैली में आ रहे हैं। जय निषाद राज। संगम नगरी प्रयागराज में जहां बिना पार्किंग के बने कॉम्प्लेक्स के कारण सड़क पर खड़ी हो रही गाड़ियां और पीडीए की लापरवाही के कारण बिना पार्किंग के
बने मानसरोवर पर कई कॉम्प्लेक्स, जिससे सड़क पर खड़ी होती गाड़ियां और ट्रैफिक जाम होता और लोगों को आने जाने में होती परेशानी। सबसे बड़ी बात कि बिना पार्किंग के कैसे बने कॉम्प्लेक्स और किस तरह से कॉम्प्लेक्स के बाहर सड़क पर खड़ी होती गाड़ियां, जिम्मेदार अनजान। वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों किया गया। इस उपलक्ष्य में पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 51,000 मंदिरों में पूजन प्रसाद वितरण का आयोजन किया गया। संगम नगरी प्रयागराज शहर पश्चिमी विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह ने अपने विधानसभा क्षेत्र में कुल 7 मंदिरों में पूजन रुद्राभिषेक किया और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। और साथ ही निकाली गई थी तिरंगा यात्रा भी। आज मेरे शहर पश्चिमी के अंदर 5 मंदिर हैं जो वहाँ पर आज विशेष रूप से जो जल अभिषेक का कार्यक्रम चल रहा है। और ये इसलिए चल रहा है क्योंकि जो भव्य और दिव्य काशी के रूप में प्रधानमंत्री जी ने उसको विकसित किया है और साथ ही साथ लोकार्पण हो रहा है जो श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का। ये एक इतिहास बन रहा है जो हिंदुओं की आस्था गजनी और बाबर के लोगों ने जो कुचली थी, आज उस सम्मान को पुनर्स्थापित किया जा रहा है। तो इसलिए आज सभी जो समाज के लोग हैं, जो हिंदू हैं, वो खुश हैं और हर मंदिर पे जाकर वो जल अभिषेक कर रहे हैं। और मैंने भी अपने ही विधानसभा में इसकी एक रचना की और उसके बीच में मैं भी जा रहा हूँ। मेरे परिवार का मेरा बेटा है वो भी जा रहा है, मेरी धर्मपत्नी जा रहे हैं, मेरे साथ मेरे कार्यकर्ता पार्षद सभी लोग लगे हुए हैं। और साथ ही साथ जो श्रद्धालु हैं वो भी बहुत खुश हो रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री का वहीं पे मंदिर के सामने उनका उद्घोष भी सुनने को मिल रहा है। इसमें तो उत्साह है ही नहीं, जिसका 1000 साल से जिसका सम्मान सब कुचला गया हो इस देश के अंदर, वो इतिहास बदला गया है, वो सम्मान वापस लाया गया है, उसे पुनर्स्थापित किया गया है। तो उत्साह तो मैं कह ही नहीं सकता, शायद आसमान छू रहा है। राजा प्रयागराज के संगम क्षेत्र का नज़ारा है, जहां बड़े हनुमान मंदिर अक्षय वट से चंद कदम की दूरी पर आप देख सकते हैं। सड़क किनारे गंदगी का अंबार है और वहीं यहां आवारा जानवर भी घूमते नजर आ रहे हैं। साथ ही यहां पर किस तरह से आराम फरमा रहे हैं आवारा जानवर, ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। जहां मेला प्रशासन बड़े बड़े दावे कर रहा है और लगातार मेला बसाने की बात हो रही है, मगर मेला करीब है, मगर यहाँ पर घूमते आवारा जानवर और गंदगी के अंबार मेला प्रशासन के दावों की खोल रहे पोल। संगम नगरी प्रयागराज की खुलदाबाद पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, जहां खुलदाबाद पुलिस ने 2 नफर वांछित अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। बता दें, प्रयागराज एसएसपी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी द्वारा अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एसपी सिटी दिनेश कुमार सिंह व सीओ फर्स्ट के निर्देशन पर खुलदाबाद थाना प्रभारी ने मुखबिर की सूचना पर फहद और फैसल को किया गिरफ्तार। इन दोनों के ऊपर 307 जैसी गंभीर धाराओं का था मामला दर्ज। अब पुलिस इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई कर भेज रही है। प्रयागराज के ये खोआ मंडी का नज़ारा है, जहां आप देख सकते हैं दुकानदारों ने दुकान किस तरह से बाहर तक लगा रखी है। ये दूसरा नज़ारा मोहम्मद अली पार्क के पास का है, जहां आप देख सकते हैं किस तरह से सड़कों पर दुकानें लगी हुई हैं। दुकान काफ़ी अंदर है, मगर दुकान के बाहर किस तरह से अतिक्रमण कर रखा है, मगर ना नगर निगम को इसकी परवाह है और ना ही यहाँ के ज़िम्मेदारों को। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ आने जाने वाले लोगों को परेशानी होती है, जो गाड़ियों से गुज़रते हैं। यहाँ से गाड़ी गुज़रना बहुत मुश्किल बात है। मोटरसाइकिल या स्कूटर हो वो भी चींटियों की तरह रेंगती है, मगर लोगों को शायद समझ में नहीं आता। और आप देख सकते हैं दुकानें किस तरह बाहर सड़क तक लगा रखी हैं और दुकानदारों पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं होती है और नगर निगम भी अनजान बना। जिम्मेदारों की लापरवाही से आने जाने वाले होते परेशान। नगरी प्रयागराज में एसओजी प्रयागराज व कोतवाली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, जहां एक नफर वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार। बता दें, प्रयागराज एसएसपी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी द्वारा अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एसपी सिटी दिनेश कुमार सिंह व सीओ फर्स्ट के निर्देशन पर एसओजी व कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर सत्यम त्रिपाठी को किया गिरफ्तार। सत्यम त्रिपाठी के पास से एक मोटरसाइकिल भी की बरामद। अब पुलिस इसके खिलाफ विधिक कार्रवाई कर भेज रही जेल।
आरक्षित कॉरिडोर के लोकार्पण के मौके पर हर हर महादेव घर घर महादेव का पोस्टर शहर पश्चिम में जगह जगह लगाया गया। सवाल पूछने पर मंत्री सिद्धार्थ नाथ ने जमकर निशाना साधा है और साथ ही उन्होंने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा है और साथ ही कहा कि तमंचे अंदर हो चुके हैं। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा मंत्री सिद्धार्थ नाथ से। देश क्या है, हर घर में महादेव हो, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और हर घर में जब महादेव रहेंगे तो खुशहाली रहेगी, विकास होएगा। इसीलिए हमने कहा है हिंदुत्व की यही पुकार, घर हर हर महादेव घर घर महादेव। ये महादेव दिखेंगे तो आपको क्या लगता है सर 2022 में क्या दिखेगा? 2017 के बाद बंदूक बंद हो गई, जितने तमंचे थे अंदर घुस गए और तमंचे चलाने वाले जितने थे उनको जेल में बंद कर दिया। और अब समय आ गया है जब लोकार्पण हुआ है श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का प्रधानमंत्री जी के द्वारा, तो अब हर घर महादेव दिखेंगे। हिंदुत्व की बात की जा रही है, विकास तो है ही है, हिंदुत्व का दूसरा नाम ही विकास है। वो कोई नहीं समझ पाया, राहुल गांधी जैसे, जो एक प्रकार से मैं कहूँ जो हिंदू और हिंदुत्व को नहीं समझ पाए और वो उसकी व्याख्या करें, तो उनसे ज़्यादा मैं नादान क्या बोलूँगा, या वो अपनी तुष्टिकरण की एक और भाषा में आ गए हैं। इसमें तो बहुत अच्छा निर्माण हो रहा है। हमारे मुख्यमंत्री 17 दफ़े जा चुके हैं, तो राम कॉरिडोर बन रहा है, श्री राम जी का अयोध्या में बन रहा है। वैसे ही काशी में जो है श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हो गया है, उसका लोकार्पण भी हो गया है। विंध्याचल में हो रहा है देवी का, और इसी प्रकार से मथुरा में भी श्री कृष्ण कॉरिडोर की तैयारी शुरू हो गई है। संगम नगरी प्रयागराज के ये स्मार्ट सिटी से सुभाष चौराहे का नज़ारा है, जहां सार्वजनिक शौचालय कायद न बने होने के कारण आप देख सकते हैं किस तरह से लोग यहां शौच कर रहे हैं। मगर सरकार के स्वच्छ भारत अभियान की हकीकत की पोल खुलती नज़र आ रही है, जहां सार्वजनिक शौचालय पौष इलाके में पूरी तरह से न होने के कारण लोग सड़क किनारे ही शौच करते हैं और नगर निगम की इस उदासीनता से स्वच्छ भारत अभियान की उड़ रही धज्जियाँ। संगम नगरी प्रयागराज के नुरला रोड बुढ़ा ताजिया से लेकर ये नुरला रोड तिराहे तक का नज़ारा है, जहां आप देख सकते हैं लंबी गाड़ियों की कतार लगी हुई और चींटियों की तरह गाड़ियां रेंगती नज़र आई, मगर जिम्मेदारों को परवाह नहीं थी और लोग घंटों जाम में फंसे रहे। रोज़ यही हाल होता है नुरला रोड की सड़कों पर, जहां लगता है लंबा जाम, मगर जिम्मेदार रहते हैं अनजान और लोग रोज़ जाम के झाम से होते परेशान। संगम नगरी प्रयागराज की सड़कों पर अब नगर निगम की सैनिटाइज की गाड़ियां फिर से दिखने लगी हैं और फिर से एक बार नगर निगम ने क्षेत्र में सैनिटाइज कराना चालू करा दिया है। जहां ओमिक्रॉन की भारत में दस्तक के बाद एक बार फिर नगर निगम ने कमर कस ली है और सड़कों पर मशीन से गाड़ियों से सैनिटाइज कराना शुरू कर दिया है। जहां स्वास्थ्य विभाग और WHO के अलर्ट के बाद अब नगर निगम भी अलर्ट हो गया है और सैनिटाइज कराना शुरू कर दिया है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।